ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को जो है 1971 में उन्होंने इन्वायरमेंटल स्टडीज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए थे। वो ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए कि व्हाई यू स्टडी इन्वायरमेंटल साइंसेस। सबसे पहला इनका ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, यानी इस सब्जेक्ट का पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड अवेयरनेस को क्रिएट किया जाए। दूसरा बच्चों इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इन्वायरमेंट और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम पॉपुलेशन है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है हमारी डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, तो उनके बारे में बेसिक नॉलेज दिया जाए, इम्पार्टेंट बेसिक नॉलेज अबाउट द इन्वायरमेंट एंड इट्स अलाइड प्रॉब्लम। ये दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव है इन्वायरमेंटल स्टडीज का। तीसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि डेवलपमेंट ऑफ एन एटीट्यूड ऑफ कंसर्न। इसका मीनिंग ये है कि आपके एटीट्यूड को चेंज किया जाए और आपको इन्वायरमेंट के हवाले से मोर कंसर्निंग बनाया जाए। यानी देखें ना, ह्यूमंस के अंदर अगर आप पास्ट में जाएं तो ह्यूमंस पास इतनी नो हाउ नहीं थी इन्वायरमेंट और उसकी कंजर्वेशन और उसकी प्रिजर्वेशन के हवाले से, लेकिन इस सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन के बाद इन्वायरमेंट के हवाले से भी आपकी नो हाउ एक बड़ी है और आपका एक ओवरऑल एटीट्यूड भी चेंज हुआ है कि और आपके एटीट्यूड में एक पॉजिटिव चेंज आई है ह्यूमंस के एटीट्यूड में कि वो चाहते हैं कि इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन करें। तो इसलिए इस सब्जेक्ट का तीसरा पर्पस ये था या ऑब्जेक्टिव ये था। चौथा इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए और इस तरह से मोटिवेट किया जाए कि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट के हवाले से वो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सके। पांचवा इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू गिव सम स्किल्स टू द कंसर्न्ड इंडिविजुअल्स, यानी कुछ जो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं या कुछ लोग जो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं उनको कुछ ऐसी स्किल्स दी जा सके जिसकी मदद से वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई भी कर सकें और उनको सॉल्व भी कर सकें। ठीक है, ये पांचवा ऑब्जेक्टिव है इस सब्जेक्ट का। और इसका लास्ट ऑब्जेक्टिव है स्ट्राइविंग टू अटेन हार्मनी विद नेचर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। इस सब्जेक्ट का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि ह्यूमंस के अंदर ह्यूमंस को एक उनकी जो नेचर है उसको, ये ह्यूमंस की जो आदत हैं वो या उनके जो एक्शंस हैं उनको नेचर के साथ हार्मोनाइज किया जाए। यानी आप लोग या हम लोग या ह्यूमंस जो हैं वो इस तरह से कॉन्शियस हो जाएं कि हम नेचर के साथ अपने आप को हार्मोनाइज करें, नेचर को कम से कम डैमेज करें। नेचर क्या है? जो नेचुरल इकोसिस्टम्स है, जो नेचर क्या है, जो ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड है, या जितनी स्पीशीज हैं, जितनी बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, लाइफ की जितनी फॉर्म्स हैं, तो उन फॉर्म्स के अंदर और नेचर के डायमेंशंस के अंदर और ह्यूमंस के अंदर एक हार्मनी होनी चाहिए। तो उस हार्मनी को अचीव करना, this is another objective of environmental studies. So these are basically the 6 main objectives of environmental studies. अच्छा बच्चों, environmental studies की आगे 3 ब्रांचेस होती हैं। एक को आप कहते हैं environmental sciences, जो आप सब्जेक्ट जिस नाम से आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। दूसरी होती है environmental engineering और तीसरी होती है environmental management। अब हम जो बेसिकली पढ़ते हैं, हम जो सब्जेक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया वो environmental sciences है, लेकिन उस इन्वायरमेंटल साइंसेज में अगर उसका सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें कुछ इंजीनियरिंग के टॉपिक्स भी हैं और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के टॉपिक्स भी हैं। बहरहाल मैं इनको डिफाइन करता हूँ। देखिए बच्चों, इन्वायरमेंटल साइंसेज जो है ना, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड है। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का मतलब होता है ऐसी फील्ड जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करे। और ये याद रखिए कि इन्वायरमेंटल साइंस फिजिकल, बायोलॉजिकल और इंफॉर्मेटिव साइंस जो है उसको इंटीग्रेट करती है, जोड़ती है। यानी इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर आप इकोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, मिनरोलॉजी, ओशनोलॉजी, लिम्नोलॉजी जो सॉइल की साइंस है, जियोलॉजी, ये सारी चीजें आप स्टडी करते हैं। इवन फिजिकल ज्योग्राफी भी आप स्टडी करते हैं। क्यों स्टडी करते हैं? ताकि आप इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर सकें और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकें। यानी यू कैन से दैट कि इन्वायरमेंटल साइंस एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है
जिसमें फिजिकल, बायोलॉजिकल और इंफॉर्मेटिव साइंसेस को शामिल किया जाता है, इसलिए कि आप बेटर वे से एनवायरनमेंट को और एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को स्टडी कर सकें। सो दिस इज बेसिकली एनवायरमेंटल साइंस, ये आपने याद रखना है। अच्छा बच्चों, एनवायरमेंटल साइंस में जो मेन चीज हम फोकस करते हैं वो एनवायरनमेंट तो करते ही हैं, उसकी नेचर को करते हैं, लेकिन मेन चीज जो हम फोकस करते हैं इसके अलावा वो है ह्यूमंस का एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट और एनवायरनमेंट का ह्यूमंस पे इम्पैक्ट। तो ये सब्जेक्ट इस हवाले से बहुत ही ज्यादा मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है, और इसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं जिनको हम सोसाइटी के साथ, ह्यूमंस के साथ, नेचर के साथ लिंक अप कर सकते हैं। इसके बाद व्हाट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग? बच्चों, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग असल में वो टेक्निकल प्रोसेसेस हैं जो इस्तेमाल होते हैं एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। यानी देखें ना, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एनवायरनमेंट को एक पोटेंशियल थ्रेट होता है। हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ऐसी इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ते हैं, ऐसे प्रोसेसेस पढ़ते हैं जिनके जरिए से हम एनवायरमेंटल क्वालिटी को मेंटेन कर सकें, ठीक है, और ह्यूमन हेल्थ को कंजर्व कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर पोल्यूशन आप पढ़ रहे हैं तो पोल्यूशन की को एलिमिनेट करने के लिए जो आप इंस्ट्रूमेंटेशन यूज करते हैं, उनकी जो डिजाइनिंग करते हैं, उसकी डिजाइनिंग को इम्प्रूव करते हैं, उनके प्रोसेसेस को इम्प्रूव करते हैं, ये सब कुछ आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। ये एक टेक्निकल ब्रांच है इन्वायरमेंटल स्टडीज की। अच्छा, तीसरी चीज होती है बच्चों इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ध्यान में रखिएगा कि जो आप इन्वायरमेंट के मुख्तलिफ डायमेंशन होते हैं, आपने इन्वायरमेंट की कल डेफिनेशन बड़ी डिटेल से पढ़ी थी। आपकी फिजिकल फैक्टर्स, आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स और इवन आपका कल्चर, आपकी सोसाइटी, ये सब इन्वायरमेंट का हिस्सा है। देखिए, हम इन्वायरमेंट के अंदर जहां पे भी हम रह रहे होते हैं, हम मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं जो इन्वायरमेंट पे असरअंदाज हो सकते हैं या इन्वायरमेंट उन प्रोजेक्ट्स पे असरअंदाज हो सकता है। तो एक ब्रांच होती है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, जिसमें हम उन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने से पहले उनकी फिजिबिलिटी और प्लानिंग को स्टडी करते हैं, ताकि जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट हम किसी प्रोजेक्ट पे करना चाह रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट को करने से पहले हम जो है इन्वायरमेंट पे उसके इम्पैक्ट को स्टडी कर लें और इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को उस प्रोजेक्ट पे स्टडी कर लें। बच्चों, इसमें आमतौर पर जो हम चीज स्टडी करते हैं वो इन्वायरमेंट और प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी किया जाता है, इन्वायरमेंट के स्ट्रक्चर और स्कोप, यानी वो एरिया जहां पे हम कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वहां के इन्वायरमेंट के स्कोप और स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा सोसाइटी और प्रोजेक्ट का आपस में इंटरेक्शन कैसे होगा, सोसाइटी का, प्रोजेक्ट का और नेचर का आपस में इंटरेक्शन कैसे होगा। इसके अलावा हम वहां की इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे, यानी हम ये चीज स्टडी करेंगे कि अगर हम प्रोजेक्ट को लॉन्च कर लेते हैं तो इन्वायरमेंट की कौन सी डायमेंशंस पे किस तरह के इम्पैक्ट्स आएंगे। इसके अलावा बच्चों, इवन वहां पे जो पोल्यूशन होगी उसके लिए हम जो प्रिवेंशन मेथड्स यूज करेंगे, जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स यूज करेंगे, उनकी इकोनॉमिक्स क्या होंगी, उन पे क्या एक्सपेंडिचर्स आएंगे। तो ये सारी चीजों को हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में। अब मुझे थोड़ा सा दोबारा 2 लाइंस में बात करने दें। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज की 3 ब्रांचेस होती हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। लेकिन जो आपका सिलेबस है ना, उसमें बेसिकली नाम तो उन्होंने इन्वायरमेंटल साइंसेज दिया हुआ है, लेकिन उसमें ये तीनों चीजों के तीनों जो ब्रांचेस हैं उनके कुछ टॉपिक्स जो है वो मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये बड़े इंटरेस्टिंग है और सिंपल है और बड़ी आसानी से हम इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद है जी इन्वायरमेंटल साइंसेज की इंपॉर्टेंस। ये मैंने थोड़ी इन्वायरमेंटल साइंस के मतलब स्टडीज के ऑब्जेक्टिव्स और इसकी ब्रांचेस के बारे में बताया, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस देख लें। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम जब इन्वायरमेंटल साइंसेस पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि इन्वायरमेंट से और हमारी लाइफ से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, जैसे पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, इस इशू को हम सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड चीजों को स्टडी करेंगे। जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कोल एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम है, उनकी ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, उसको हम स्टडी करेंगे कि हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। हम अपनी फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को यहाँ पे इस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं, फूड क्राइसिस और उसकी रेमेडीज। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। हम इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोसिस्टम में बैलेंस कैसे आ सकता है, उसको स्टडी करेंगे। हम जो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, उनकी कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल साइंसेज में स्टडी करेंगे। हम फूड चेन्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से नेचर के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान रिलेशंस एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा हम वैल्यूज को, एटीट्यूड्स को स्टडी करेंगे।
जिसको हम इन्वायरमेंटल एथिक्स कहते हैं, कि इन्वायरमेंटल एथिक्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को हम कैसे इंकरेज कर सकते हैं लोगों को कि वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें। तो अगर ये बच्चों, अगर आप इन सारी डायमेंशंस को गौर से सोचें तो इसका मीनिंग ये है कि इस वक्त अगर दुनिया के तमाम सब्जेक्ट्स देखे जाएं तो उनमें सबसे जो अप्लाइड फील्ड है वो इन्वायरमेंटल साइंसेज है, क्योंकि ह्यूमंस जो बड़े बड़े थ्रेट्स फेस कर रहे हैं उसमें पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इशू है, हमारे फूड क्राइसिस है, ठीक है, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन है, ठीक है, और हमारी जो ये कह लीजिएगा कि बायोडाइवर्सिटी लॉस है, जो हमारी स्पीशीज खत्म हो रही है, ये वो इश्यूज हैं जो बुनियादी तौर के ऊपर ग्लोबल इश्यूज हैं, ठीक है। बाकी नेशनल लेवल पे तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर बहुत सारे इशू है, यहाँ करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल लेवल की, कि ग्लोबल थ्रेट्स जितने भी हैं उन तमाम थ्रेट्स को ना सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस में स्टडी किया जाता है बल्कि उनके सोल्यूशन के ऊपर, उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर जो है वो इस सब्जेक्ट में बात होती है। ये बच्चों यहाँ तक आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जी अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई क्वेश्चन अगर करना चाहें तो प्लीज यू कैन आस्क क्वेश्चन। जी अवैस जी, अवैस को प्रॉब्लम हो रही जी? जी अवैस, आर यू फीलिंग सम प्रॉब्लम? आवाज क्या कोई इशू हो रहा है जी? कोई इशू, प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा बच्चों ये आवाज आ रही है, बाकी सबको आ रही है ना आवाज? आवाज का तो कोई इशू नहीं है? ओके। अवैस आप अपनी अपना जरा देखिए, कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा आपका, ठहर जाए एक सेकंड बच्चों, रुकिए जरा। अच्छा बच्चों अब मैं आगे चल रहा हूँ। आगे कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये जरा काइंडली आप ध्यान में रखिएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बच्चों एक होती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब है कि प्रोग्रेस करें आप, चाहे इकोनॉमिक प्रोग्रेस करें, चाहे आप बेसिकली डेवलपमेंट के लिए आप जो वर्ड यूज करते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस है कि आप इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे हैं, आप इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, आप अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है ना, और आप अपनी जो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनको मीट कर रहे हैं। लेकिन बच्चों आपने कभी गौर किया है कि अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें तो हम उस डेवलपमेंट को इनफैक्ट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट कर रहे होते हैं। यानी हम अगर इंडस्ट्री बना रहे हैं तो हम पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, अगर हम लैंड को डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं लोगों की अकोमोडेशन के लिए तो डेफिनेटली तब भी हम इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। हम अगर फॉसिल फ्यूल्स को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो हम एनर्जी क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये डेवलपमेंट तो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जो ना सिर्फ हमारी जो प्रेजेंट है उसकी नीड्स को पूरा करे बल्कि वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बहुत ही फिजिबल हो। यानी ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हम प्रेजेंट नीड्स को पूरा करेंगे लेकिन फ्यूचर जनरेशंस की जो कैपेबिलिटीज है उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। यानी मिसाल के तौर पे अगर आज प्रेजेंटली हम रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं तो फ्यूचर जनरेशंस जो आएंगी उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे कि उनको यूटिलाइज करके वो प्रोग्रेस कर सके। वो रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज हैं? जो अर्थ के रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट without compromising the ability of future generations to meet their own needs। आपने प्रेजेंटली डेवलपमेंट तो करनी है लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन नहीं करनी। अगर मैं इसको एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब होगा प्लान्ड रिप्लेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इनफैक्ट हो ये रहा है बच्चों कि आप डेवलपमेंट तो कर रहे हैं इस टाइम, लेकिन आप जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उनकी एक्सप्लॉइटेशन की वजह से आपकी जो ग्लोब है, आपकी जो अर्थ है, वो बैरन होती जा रही है। लेकिन जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप प्रेजेंटली भी डेवलप करेंगे
लेकिन फ्यूचर जनरेशन की कंजर्वेशन की बात भी करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज आ गई, वो ये आ गई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस डेवलपमेंट को कहेंगे जिसमें हम 3 पिलर्स की बात करेंगे, हम 3 डायमेंशनल डेवलपमेंट करेंगे। वो डेवलपमेंट कौन सी होगी बच्चों? याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स होते हैं। इसका एक पिलर इकोनॉमी है, दूसरा पिलर एनवायरनमेंट है और तीसरा पिलर सोसाइटी है। ठीक है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज 3 टाइप ऑफ गोल्स, इकोनॉमिक गोल्स, environmental goals and social goals। ये आपने याद रखना है कि the development that contains 3 dimension, जिसकी 3 डायमेंशन होंगी उसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट नहीं होती है, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट भी होती है। अब मैं इस पर मजीद बात करता हूँ। अब ये देखें जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टर्स हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जिनका बहुत गहरा ताल्लुक है। सबसे पहली चीज ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस चीज पे स्ट्रेस करती है कि आपने नेचुरल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन करनी है। इसके बाद आपने नेचुरल और बायोडिग्रेडेबल बिल्डिंग मटेरियल्स जो हैं उनको यूटिलाइज करना है। मिसाल के तौर पे आपने ऐसे मटेरियल्स को इस्तेमाल करना है जिनको हम रिसाइकल कर सकें। ठीक है, उनको रिसाइकल करके टाइम एंड अगेन यूज कर सके। उसके बाद तीसरी जो कैरेक्टर है, तीसरी जो अहम पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, वो ये है कि हमें एम्फसाइज करना है ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस कैसे किया जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जाएगा और एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को कैसे हम प्रिजर्व करेंगे। यानी कंजर्वेशन ऑफ और प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्लोबल वार्मिंग, that is another character of sustainable development. Then the fourth one is the planned replacement of used resources, that is very important character। बच्चों ये याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक कैरेक्टर ये है कि आपने जो रिसोर्सेज हैं उनकी रिप्लेसमेंट कैसे करनी है, जो यूटिलाइज करने हैं उनको रिप्लेस कैसे करना है। फिर इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक कैरेक्टर ये है कि हमें रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज करने हैं। फॉर एग्जांपल, हमें सोलर और विंड एनर्जी को प्रेफर करना है। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि टाइम एंड अगेन यूज किए जा सकते हैं और वो कभी भी डिमिनिश नहीं होते, डिप्लीट नहीं होते। ठीक है, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जैसे फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, वो डिमिनिश हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो हमें एम्फेसिस करना है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे। इसके बाद बच्चों हमें इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करनी है एग्रीकल्चर के अंदर। इको फ्रेंडली प्रैक्टिस उसको कहेंगे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। देखिए, अब एग्रीकल्चर में हम फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, हम केमिकल मेथड्स यूज करते हैं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। हमें बेसिकली एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस लेकर आनी है जिसको हम ग्रीन एग्रीकल्चर कहते हैं। ये याद रखिए बच्चों, इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर जहां पे ग्रीन का वर्ड आएगा तो ग्रीन का मीनिंग होगा इन्वायरमेंट फ्रेंडली। और उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक कैरेक्टर ये है कि हमें नॉन पोल्यूटिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस करनी है और इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है। यानी ऐसी इंडस्ट्रीज बनानी है जो पोल्यूशन कॉज ना करें और ऐसी बिल्डिंग्स डेवलप करनी है, ऐसी अकोमोडेशंस देनी है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। तो ये तमाम चीजें जो हैं इनको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अहम खसूसियात है। जब भी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे इन कैरेक्टरिस्टिक्स की डिस्कशन भी आप करेंगे। यहां तक बात क्लियर हुई है बच्चों? जी प्लीज बताएं जी। किसी को कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब देखिए जी, आगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ये है गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट या पिलर्स। बच्चों मैंने अभी डिस्कस किया था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पिलर्स, 3 पिलर्स हैं, ये गोल्स हैं। इकोनॉमिक गोल्स हैं, एनवायरमेंटल गोल्स हैं और सोशल गोल्स हैं। अब हम इनको डिस्कस करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इकोनॉमिक गोल्स क्या हैं, एनवायरमेंटल गोल्स क्या है और सोशल गोल्स क्या है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये देखें, इसको गौर से समझना आपने। ये जो सर्कल ब्लू कलर का है ये सोशल सेक्टर है और ये जो थोड़ा सा ऑरेंज कलर का है ये इकोनॉमिक सेक्टर है और ये जो ग्रीन कलर का है ये इन्वायरमेंटल सेक्टर है। अब जरा गौर करें बच्चों, जहां पे ये ब्लू और ग्रीन आपस में
इंटरसेप्ट कर रहे हैं, ये सोशल और इन्वायरमेंटल, यानी ये सोशियो इन्वायरमेंटल सेक्टर होगा। और जहां पे सोशल और इकोनॉमिक सेक्टर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर होगा, ये वाला। और जहां पे इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल सेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इको इकोनॉमिक सेक्टर होगा। और जहां पे बच्चों ये तीनों सेक्टर कन्वर्ज कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। यानी एक चीज हमें क्लियर हो गई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तीनों सेक्टर्स यानी सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल सेक्टर्स को का इंटरसेक्शन जरूरी है, या तीनों सेक्टर्स के ऊपर डेवलपमेंट जरूरी है। अब बच्चों मैं अलग अलग डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए मिसाल के तौर पे सोशल सेक्टर है, तो सोशल सेक्टर के क्या गोल्स होते हैं, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। सबसे पहले तो यह है कि जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनको रिस्पेक्ट दी जाए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। ये तीन इंपॉर्टेंट गोल्स हैं जी सोशल सेक्टर के। इकोनॉमिक सेक्टर के बच्चों क्या गोल है? इकोनॉमिक सेक्टर का एक ही गोल होता है, ये है कि वी नीड कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, मुसलसल जो है अपनी इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। और इन्वायरमेंटल सेक्टर का मेन गोल क्या होता है बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी हमने इन्वायरमेंट और उसकी तमाम जो डायमेंशन है उनको कंजर्व करना है। ये सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल गोल्स हो गए। अब आप आ जाए इनकी कन्वर्जेंस से जो सेक्टर बने। मिसाल के तौर पे बच्चों ये सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर बना है, तो सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर के ये तीन गोल्स होंगे। एक ये होगा कि हमें स्पॉन्सरशिप इंट्रोड्यूस करवानी है। बच्चों स्पॉन्सरशिप का मतलब ये है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें, जो प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो के लिए हों, उनको स्पॉन्सर करें। तो ये ट्रेंड हमने ग्लोबली लेकर आना है, क्योंकि बच्चों ये ध्यान में रखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नॉट एन इशू ऑफ पाकिस्तान और इंडिया, इट इज एन ग्लोबल इशू। ये हम ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं। इसके अलावा इसका सोशियो इकोनॉमिक जो दूसरा गोल है वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना। तीसरा है जी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट लेकर आनी है। ये सोशियो इकोनॉमिक गोल्स हैं। अगर मैं इको इकोनॉमिक गोल्स की बात करूं तो इसमें दो गोल्स आएंगे। एक ये होगा कि हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करना है, और दूसरा ये होगा कि हमने एनर्जी एफिशिएंसी लेकर आनी है। बच्चों एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब होता है कि लेस इनपुट बट बेटर आउटपुट। आप लेस इनपुट पे बेटर आउटपुट लें, और ये तभी पॉसिबल है कि आप इस तरह की इंस्ट्रूमेंट्स या इस तरह की डिजाइनिंग करना शुरू कर दें, इस तरह के गैजेट्स या आप ऐसी प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दें जो कम एनर्जी पे आपको बेटर आउटपुट दे। तो ये इको इकोनॉमिक सेक्टर्स के दो गोल्स हैं। फिर आ जाता है सोशियो इन्वायरमेंटल सेक्टर। बच्चों सोशियो इन्वायरमेंटल सेक्टर्स में सबसे पहले गोल है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उसके हवाले से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, हमें उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, और हमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से कुछ अडाप्टेशंस और मिटिगेशंस करनी चाहिए। यानी अडाप्टेशंस और मिटिगेशंस ऐसे मेजर्स होते हैं जिनके जरिए से हम क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन कर सकते हैं। और दूसरा ये सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल सेक्टर का जो गोल है वो है हेल्थ एंड सेफ्टी। देखिए हेल्थ एंड सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप इंडस्ट्री में, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स होने चाहिए जो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करें, आपको हेल्थ कवर्स प्रोवाइड करें, और जहां पे भी आप वर्क कर रहे हैं, जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, आपके लिए हेल्थ और सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो इसको हमने इंट्रोड्यूस करवाना है। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं जो मैंने बनाई हुई है। ये जो वेन डायग्राम है ये बहुत ही बेहतर अंदाज से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन कर रही है, कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम सोशल सेक्टर में बात करें तो ये होना चाहिए, इकोनॉमिक सेक्टर में क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंटल सेक्टर में क्या होना चाहिए, सोशियो इन्वायरमेंटल में, सोशियो इकोनॉमिक में और इको इकोनॉमिक सेक्टर्स में क्या चीजें हमें इंट्रोड्यूस करवानी है। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां तक बात क्लियर हुई है बच्चों? जी जी आगे चलूं? अच्छा जी आगे चल रहा हूँ मैं बच्चों। अब मैं पढ़ाऊंगा प्रिंसिपल्स। ये याद रखिए यूनाइटेड नेशंस ने और यूरोपियन यूनियन ने, इन्होंने मिलकर इन्वायरमेंटल ये जो हमारी सॉरी ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके कुछ प्रिंसिपल्स बनाए थे। मैं एक थोड़ी सी आपको बात बता दूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया वो 1987 में आया। 1987 में एक आई थी ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट।
इसको आवर कॉमन फ्यूचर भी कहा जाता है। ये यूनाइटेड नेशंस ने इस पे काम किया था और उन्होंने एक पैनल बनाया था, ब्रंटलैंड कमीशन बनाया था और उन्होंने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की थी और उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते आ रहे हैं और जो SDGs आए हैं बाद में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो भी उन्हीं की तरफ से आए हैं बुनियादी तौर पे। और वो गोल्स जो हैं वो जो जिनको हम फॉलो कर रहे हैं और पूरा ग्लोब जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी बुनियाद भी यही प्रिंसिपल्स हैं जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और वही कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़ लिया। तो बच्चों, यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने मिलकर कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। वो प्रिंसिपल्स का मतलब ये है कि ये कुछ असूल हैं जिनकी बुनियाद पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जाती है या की जाएगी। सबसे पहले ये है कि प्रिंसिपल ऑफ इंट्रा जनरेशनल एंड इंटर जनरेशनल सॉलिडारिटी। इसका मतलब ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ एक जनरेशन की बात नहीं करती। इस वक्त जितनी जनरेशन एग्जिस्ट कर रही हैं उन सब की, और जो जनरेशन फ्यूचर में आएंगी उन सब की बात करेगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक जनरेशन के लिए नहीं होगा, डिफरेंट जनरेशन के लिए होगा। ये इसका पहला असूल है। दूसरा ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बुनियादी असूल ये है कि सोशल जस्टिस की बात करेगा। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है ये सोशल जस्टिस को इंट्रोड्यूस करवाएगा ताकि सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके। फिर एक प्रिंसिपल होता है जिसको सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल ये है कि हम जो है जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल वे से मैनेज करेंगे, या हमारे लिए लाजिम है ग्लोबली कि हम उनको मैनेज करें। फिर है जी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चों, ये बहुत अहम प्रिंसिपल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक की बुनियाद ये है कि हम तमाम जो टेक्निक्स हैं, हमारा जो नॉलेज है, जो हमारी फील्ड्स हैं, उनके जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उनको हम इंटीग्रेट करें। ठीक है, इंटीग्रेट करें और इंटीग्रेट करने के बाद हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करें। तो इंटीग्रेशन जरूरी है और इस इंटीग्रेशन का मतलब ये भी है कि ग्लोबल लेवल पे भी इंटीग्रेशन होनी चाहिए, यानी तमाम जो स्टेट्स हैं वो मिलकर इंटीग्रेटिवली जो है वो स्टेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से काम करें। फिर इसके बाद बच्चों इसका एक प्रिंसिपल ये होता है कि हमने लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है प्रेफरेबली। उसकी रीजन ये है कि जितना आप लोकल रिसोर्स यूटिलाइज करेंगे उतनी आपके वहां डेवलपमेंट भी होगी, प्रोग्रेस भी होगी, नो हाउ भी बढ़ेगी, नॉलेज भी आएगा, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी भी डेवलप होगी। उसके बाद एक प्रिंसिपल ये है कि आपने पब्लिक पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना है। इसके बाद एक प्रिंसिपल ये है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सोशल सेक्टर में जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सबको उनके जो यानी कि ड्यूटीज हैं विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन वो सिखानी है। और उसके बाद है प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन। ये बहुत अहम पॉइंट है कि बजाय पोल्यूशन बनाने के, पोल्यूशन जनरेट करने के, हमें वेस्ट को नहीं जनरेट होने देना। हमें ऐसे मेथडोलॉजीज ऑप्ट करनी है कि बजाय हम पोल्यूशन को ट्रीट करें, हम उसको प्रिवेंट करें। ठीक है, और प्रिकॉशन के जरिए से हम अपनी लाइफ ट्रेंड्स को इस तरह से चेंज करें कि हमारी बेसिकली पोल्यूशन या जो वेस्ट जनरेशन है वो बहुत मिनिमाइज हो जाए। तो ये असूल हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं जिसकी बुनियाद पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बनाया गया और फिर उसके गोल्स पे सेट किए गए हैं। तो ये यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन ने ये प्रिंसिपल्स दिए हैं। आखिर में बच्चों एक चीज ध्यान में रखिए, अगर मैं इसका क्रिटिकल एनालिसिस करूं तो इसमें एक चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की टर्म 1987 में सबसे पहले इस्तेमाल हुई। ब्रंटलैंड रिपोर्ट में ये सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया गया था। और 2005 में यूनाइटेड नेशंस में जो वर्ल्ड समिट हुआ था उसमें ये बात डिस्कस हुई कि इंटरडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर of sustainable development as economic development, social development and environmental protection। ये बात मैं बेटा पहले ही आपसे कर चुका हूँ कि 2005 में इस बात को क्लियर कट डिजाइन कर दिया गया कि जनाब अगर आप चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो इसका मतलब है कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, आप सोशल डेवलपमेंट करेंगे और आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करेंगे। तो ये इसका सम एंड सब्सटेंस है। इसके अलावा एक चीज और है, वो ये है कि जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होती है ना, उसका कंसर्न ये है कि आप नेचुरल इन्वायरमेंट को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और आप नेचुरल इन्वायरमेंट के हवाले से कितने प्रोडक्टिव हैं। नेचुरल रिसोर्सेज ही आपका इन्वायरमेंट होते हैं और आपकी जो क्लाइमेट चेंज है, आपके जो रिसोर्सेज हैं, ये आपकी जो क्लाइमेट है, आपकी जो वेदर कंडीशंस हैं, ये आपके लिए एरिया ऑफ कंसर्न है। जब एक अनसस्टेनेबल सिचुएशन होती है तो आपका जो नेचुरल कैपिटल है वो बहुत तेजी से इस्तेमाल होता है।
यानी आपके नेचुरल रिसोर्सेज बहुत तेजी से यूटिलाइज होते हैं और वो रिप्लेनिश होना शुरू हो जाते हैं, खत्म होना शुरू हो जाते हैं, रिप्लेस नहीं होते। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो असल में कैरिंग कैपेसिटी के साथ लिंक अप करता है। बच्चों, कैरिंग कैपेसिटी ये होती है कि एक जो इकोसिस्टम है वो कितने इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सकता है। तो लिहाजा यहाँ पे हम बात ये करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हमें चाहिए तो हमें अपनी कैरिंग कैपेसिटी को भी देखना है और हमने अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी को देखना है कि अर्थ कितने इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सकती है, यानी हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। थ्योरेटिकली आप देखें तो जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है ना, वो बुनियादी तौर पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है ह्यूमन लाइफ के हवाले से भी, ठीक है जी। और ये जो डिग्रेडेशन है ये ग्लोबल लेवल पे भी डेथ रेट इंक्रीज हुआ है, पॉपुलेशन रेट फॉल हुआ है। लेकिन इशू ये है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के साथ आप बहुत ज्यादा टाइम वक्त नहीं गुजार सकते और इसको आपने खत्म करना है, कंट्रोल करना है और प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है। तो जब हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है तो हमने इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की है। जब आपने इंडस्ट्री बनाना शुरू की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, तो फिर इन्वायरमेंट आपका खराब होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे इशू ये है कि हमने इन दो सेक्टर्स को साथ लेकर कैसे चलना है, और उन सेक्टर्स को भाई इसी तरह लेकर चला जा सकता है कि अनटिल एंड अनलेस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पिलर्स हैं, गोल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में हम फॉलो करें। अगर उनको फॉलो करते हैं तो फिर हम सोशल डेवलपमेंट भी करेंगे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होगी और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी होगी। दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बच्चों मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। अगर किसी ने कुछ सवाल करना है तो प्लीज कर ले, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसके साथ बच्चों मैं एक और लेक्चर अपना शेयर करूंगा जो रिकॉर्डेड है, वो एयर पोल्यूशन, उसके कॉजेज और इफेक्ट्स के ऊपर है, ठीक है। वो भी लेक्चर मैं अभी इसके बाद आपको शेयर कर दूंगा।